वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 22 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल मिशन डेफ स्पेस के बारे में है। डीएफ का यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज फॉर डिफेंस, और स्पेस का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है मिशन डेफ स्पेस गांधीनगर में, गुजरात में। इसी दौरान HTT-40 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 को भी लॉन्च किया गया है। यह हमारा इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। आपको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना उनको, इसके पहले कि वो जो प्रोफेशनल एयरक्राफ्ट्स हैं उनको उड़ाएं। एम क्या है इस डेफ स्पेस का? देखिए, डिफेंस के फील्ड में अगर आप देखो तो स्पेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और की रोल होता है। इसके लिए नए नए इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमें कई सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है जिनका इस्तेमाल डिफेंस में होता है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में। सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं, रॉकेट्स चाहिए होते हैं, मिसाइल्स चाहिए होती हैं। फर्दर नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए हम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिफेंस का जो पूरा डोमेन है उसमें स्पेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा कवर करता है। इसीलिए हमें इस पूरे डोमेन में इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स तीनों सर्विसेज फेस करती हैं, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो इंडियन इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को इनवाइट किया गया कि आप आइए और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने का प्रयास करिए। तो कई सारे मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं जिनको डेवलप करने की बात चल रही है। आने वाले समय में जो स्पेस वॉरफेयर का डोमेन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हमें बढ़िया सोल्यूशन दे सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फेस करती हैं फ्यूचर में आने वाले किसी भी ऑफेंसिव या डिफेंसिव रिक्वायरमेंट के लिए। तो अभी तो देखिए, स्पेस का एक डोमेन जो है वो मोर एंड लेस लिमिटेड है। आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, तो इन स्टेक होल्डर्स की एंट्री ज़रूरी है। इस मिशन के तहत 75 चैलेंजेस रखे गए इन कंपनीज एंड जो स्टार्टअप्स हैं उनके सामने, और कहा गया कि आप सोल्यूशन दीजिए। तो स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और प्राइवेट सेक्टर्स, इन्हें इन्वाइट किया गया है कि आप आइए और इनका सोल्यूशन बिल्ड करिए। बात करते हैं HTT-40 इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का। देखिए, HTT-40 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जिसको हेल ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है इंडियन एयरफोर्स के लिए। वर्तमान में HAL HPT-32 दीपक ट्रेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन करने के लिए हमारे पायलट्स को। देखिए, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं ना उसमें 2 सीट्स होती हैं। एक पर जिसको ट्रेन किया जा रहा है वो बैठते हैं और दूसरे पे जो ट्रेन कर रहे हैं वो बैठते हैं। इन जनरल जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें एक ही सीट होती है जो पायलट यूज़ करते हैं, बट ट्रेनर एयरक्राफ्ट में 2 होते हैं जिसमें एक व्यक्ति को एडिशनली जगह दी जाती है बैठने की ताकि वो ट्रेन कर सकें। फीचर्स इसके ये हैं कि ये बहुत ही कम डिस्टेंस से उड़ सकता है और काफ़ी ऊंचाई पे जा सकता है। ये 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मीट कर सकता है और 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ही अपना जो ट्रेनिंग का पर्पस है वो कंप्लीट कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्कॉल्स्ट अर्थ टैक्टिक्स के बारे में है। जर्मन चांसलर ने अभी रशिया के ऊपर आरोप लगाया कि वो यूक्रेन में स्कॉल्स्ट अर्थ टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे वॉर में बहुत फेयर प्रैक्टिस के तौर पे नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी इसका मैसिव यूज़ किया जाता है जब भी कन्वेंशनल वॉरफेयर्स लड़े जाते हैं उस दौरान। क्या है ये? देखिए, होता ऐसा है कि मान लीजिए ये एक टेरिटरी है, यहाँ पर हमें, या मान लीजिए कि ये जो कंट्री है इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर दुश्मन का हमला होने वाला है, तो ये इस जगह से पीछे हट जाएंगे। इन्हें पता है कि काउंटर नहीं कर पाएंगे, तो इस जगह पे जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। रिसोर्सेस में क्या शामिल होते हैं? एनर्जी सप्लाई हो सकती है, ब्रिजेस हो सकते हैं, प्रोविजन स्टोर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड मतलब खेतों में आग लगा दी जाती है ताकि उन्हें अनाज ना मिले, रोड और रेलवे लिंक्स खराब कर दिए जाते हैं, पानी खराब कर दिया जाता है, मतलब कई बार तो पानी में पॉइजन मिला दिया जाता है। मतलब अगर ये आर्मी यहाँ पर इस एरिया में आती है तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका वो इस्तेमाल कर सके, जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो एक तो ये केस होता है कि अगर किसी के ऊपर अटैक हो रहा है तो वो अपनी खुद की ज़मीन को छोड़ के पीछे हट जाते हैं और वहाँ पे स्कॉज्ड और टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा केस ये बनता है कि सपोज करिए किसी कंट्री ने दूसरे देश की इस ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लिया और अब उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। तो जब वो पीछे हटते हैं ना तो इस पूरी ज़मीन को बर्बाद कर देंगे, घरों में आग लगा देंगे, खेतों में आग लगा देंगे, सब कुछ, रेलवे, ब्रिजेस सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसका 2 पर्पज़ होता है। एक पर्पज़ तो ये होता है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं वो जब खत्म हो जाएंगे तो ये उस कंट्री को मिल नहीं पाएंगे जिसका वो इस्तेमाल करके फर्दर अपने अटैक्स कैरी आउट कर सकें। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ऐसा करके वो मोराल डाउन कर देते हैं आने वाली आर्मी का कि देखिए, हमने आपकी इतनी ज़मीन बर्बाद कर दी है, इतना नुकसान पहुंचा दिया, आप हमसे क्या लड़ोगे। तो 2 बेसिक पर्पज़ होते हैं। पहले क्या होता था? पहले मोराल डाउन करने के लिए एक काम और किया जाता था, स्कॉज्ड और टैक्टिक का ही पार्ट होता था, वो लोगों को मार देते थे।
मतलब उनका गला काट के जगह जगह पे लटका दो, ताकि जब आर्मी उस देश की वहाँ पर आए तो वो देखकर इतने हताशा में चले जाएँ, इतने परेशान हो जाएँ कि वो अटैक करने का मन ना बना पाएँ। दूसरा तरीका ये होता था कि वो कॉस्ट और टैक्टिक पे जब इंसानों का इस्तेमाल करते थे, तो वहाँ पे वो इंसानों को घायल करके चले जाते थे, मारते नहीं थे। किसी के हाथ काट दिए, पाँव काट दिए, तलवार से कहीं पे मार दिया, घायल कर दिया। इसका फ़ायदा उनको क्या मिलता था कि जब आर्मी वहाँ पे आएगी, तो उसका पहला फ़ोकस ये होगा कि जो सिविलियंस वहाँ पर घायल हैं, उनको ट्रीट किया जाए, ना कि फर्दर अटैक किया जाए। तो जो आर्मी वहाँ से रिट्रीट करके गई है, उसको समय मिल जाता है खुद को तैयार करने का या काउंटर अटैक करने का। तो दोनों ही तरीके की आर्मीज़ इसका इस्तेमाल करती हैं। जो अटैक करने वाली आर्मी है, उससे बचने के लिए जो होस्ट कंट्री है वो भी इसका यूज़ करते हैं। एक बार जिस कंट्री ने अटैक कर लिया है, टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लिया है, जब उन्हें वापस लौटना पड़ता है, तब भी वो कॉस्ट और टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इस टैक्टिक का इस्तेमाल बहुत प्राचीन काल से होता रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है और क्यों होता है। अब देखिए, सिविलियंस को हार्म करना जो कॉस्ट और टैक्टिक का बहुत ही कन्वेंशनल पार्ट होता था, उन्हें जान से मार देना मोरल डाउन करने के लिए या फिर उन्हें घायल कर देना, समय कैटर करने के लिए, इसे 1977 के जिनेवा कन्वेंशन में बैन किया गया कि कॉस्ट और टैक्टिक के तौर पे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सप्लाईज वगैरह को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो भले से करो, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। तो अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो रशिया है, जब उसे यूक्रेन से रिट्रीट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके तब वापस जा रहे हैं। स्ट्रेटजी में यही होता है कि आप एनिमी के रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दो ताकि वॉरफेयर को सस्टेन न कर पाए, और दूसरा उनका मोरल डाउन कर दो। क्या पास्ट में ऐसा होता था? ऑफ कोर्स होता था। जो नोमैडिक हर्डर्स होते थे, सिथियंस, जिन्होंने इंडिया के ऊपर भी अटैक किया और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर वो सस्टेन भी कर पाए थे, वो अक्सर जो स्टीपी घास के मैदान होते थे, वहाँ पे छुप जाया करते थे, सप्लाईज को जला के, खेतों को जला के और कुओं में जहर मिला के। तो जो सिथियंस होते थे, ये पास्ट में इसका इस्तेमाल किया करते थे। लगभग 2000 साल पहले स्कॉच और टैक्टिक का इस्तेमाल ये करते थे। मॉडर्न एरा में अगर आप आओ तो 1864 में जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, तो वहाँ पे जनरल विलियम टेकमशे शर्मन, ये इनका नाम है, इन्होंने अपनी सोल्जर्स से कहा कि वो जहाँ पर भी जा रहे हैं, जहाँ से मार्च कर रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ जलाते हुए चले जाएं, ताकि जो एनिमी पार्टी है वो इससे परेशान हो जाए, उन्हें नुकसान हो। 1915 में जब इंपीरियल रशियन आर्मी रिट्रीट कर रही थी इंपीरियल जर्मन आर्मी के अगेंस्ट में, तो उन्होंने भी लगभग 600 मील का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया था, इंक्लूडिंग क्रॉप्स, रेलवे लाइंस एंड ड्वेलिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि जर्मन आर्मी उसका इस्तेमाल न कर सके। 1941 में रशिया ने सेम टैक्टिक इस्तेमाल की थी। उन्होंने टेलीग्राफ नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर दिया था, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जब जर्मनी ने यानी कि हिटलर ने रशिया को अटैक किया था। क्या इंडिया में भी इस टैक्टिक का इस्तेमाल होता था? ऑफ कोर्स होता था। मराठास इस टैक्टिक का इस्तेमाल मैसिव तौर पे किया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप में, चूंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते थे, तो स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के बारे में है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से ये बोला है कि आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 को इंप्लीमेंट मत करो, क्योंकि ये एंटी ट्राइबल्स है। ये ट्राइबल के हितों का ख्याल नहीं रखता, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। क्या है ये रूल्स और कैसे ये ट्राइबल्स को नुकसान पहुंचाता है, आइए जानते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ये एक प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 का। उसे और इफेक्टिवली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसी रेफरेंस में हाल फिलहाल में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। यहाँ पे प्रोसीजर्स को प्रिस्क्राइब किया गया है जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब हम जो फॉरेस्टेड लैंड है उसका इस्तेमाल नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज से करते हैं, जैसे कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना, हाईवे डेवलप करना, रेलवे लाइन्स बिछाना या माइनिंग करना। तो जब भी जंगल की जमीन को गैर फॉरेस्ट यूज में लिया जाएगा तो उस पर्पज में क्या प्रोसेस ऑप्ट किया जाएगा, ये हमें इन रूल्स में जानने को मिलता है। ब्रॉड एम क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का ओवरऑल, वो ये है कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाएं। सरकार का जो प्रयास है कि वो फॉरेस्ट लैंड को कमर्शियल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें, उसको थोड़ा रेगुलेट किया जाए और फॉरेस्ट के अंडर में जो एरिया आता है उसे बढ़ाया जाए। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का बहुत ही की रोल होता है जब 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन का ऐसा टुकड़ा जो कि जंगल हो, उसे नॉन फॉरेस्ट यूज में लिया जाना हो। ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति यानी कि अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये अप्रूवल देती कैसे है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये अप्रूवल देने के लिए फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का इस्तेमाल करती है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी एक स्पेशलाइज्ड कमेटी होती है जिसके पास ये प्रस्ताव आ गया सपोज के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि आप इस जमीन को अप्रूव कर दो कि हम नॉन फॉरेस्ट यूज में ले सके, तो वो मामला ये एफएसी के पास भेज देंगे। एफएसी उस पूरे मामले को देखेगी, अगर वो कन्विंस है कि अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, तो अपना वो अप्रूवल या रिजेक्शन दे देंगे। इसके बाद वो मामला स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाएगा। सपोज करते हैं कि अप्रूवल मिला है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करेगा कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है उसको कंप्लाई किया गया है कि नहीं, उसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं ट्राइबल्स के लिए वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। एफएसी की अप्रूवल का मतलब ये है कि आने वाले समय में जो भी यूज होना है नॉन फॉरेस्ट इस पर्पज से,
तो कंपनसेटरी जो अफॉरेस्टेशन के लिए पैसा दिया जाता है वो आपको देना पड़ेगा। मतलब जो जंगल आप बर्बाद कर रहे हो उसको दूसरी जगह पे लगाया जाए, इसके लिए आप पैसे दोगे, और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर होगा, जो इन जनरल 10 से 15 लाख रुपए होता है पर हेक्टेयर के बेसिस पे। अब आइए देखते हैं अपडेटेड रूल्स में क्या है। देखिए, मान लीजिए कंपनी ए है, इन्होंने 10 एकड़ जमीन ले ली जंगल की, वहां पे कोई डेवलपमेंटल वर्क किया। अब कंपा के तहत, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के तहत उन्हें कहीं और उतना जंगल लगाना होगा। अब उन्हें जमीन मिल ही नहीं रही है, वो जंगल लगाएंगे कहाँ? अब उन्हें कोई जमीन तो चाहिए ना। अपडेटेड रूल्स के तहत जो प्राइवेट पार्टीज हैं, यानी कि कंपनी ए को जंगल की जमीन मिल जाएगी जहां पर वो पेड़ लगा सकते हैं कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के टारगेट्स मीट करने के लिए। अच्छी बात है, तो पॉजिटिव बात है ना। यार कंपनी ए ने जंगल बर्बाद किया है तो जंगल लगाने के लिए उन्हें जंगल की जमीन तो देनी पड़ेगी आपको। फायदा इसका ये होगा कि इससे फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा। और जो एक प्रॉब्लम आती है ना, स्टेट्स को जमीन मिल ही नहीं रही है कि प्राइवेट कंपनीज को कहाँ जमीन दें कि वो अपना कंपनसेटरी पर्पज से जो भी पेड़ वगैरह लगाना है वो लगा सकें। तो ये तो फायदा हो जाएगा, चलो उनको जमीन मिल जाएगी, जंगल लगेंगे, जंगल बढ़ेंगे, सब कुछ अच्छी बात है। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक वर्ड बिल्कुल मिसिंग है कि उन ट्राइबल्स या फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज का क्या होगा जिनकी जमीन डेवलपमेंटल वर्क के लिए इस्तेमाल की जा रही है। एग्जैक्टली उनके साथ क्या होने वाला है, ये चीज पूरी तरीके से मिसिंग है। जब ये रूल्स नहीं आए थे उसके पहले क्या होता था कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एफएसी के पास स्टेट बॉडीज के द्वारा फॉरवर्ड किया जा रहा है तो उसमें इस चीज की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता था कि जो भी वहां पर लोकल्स हैं, जब भी कोई डेवलपमेंटल वर्क किया जा रहा है तो उनके जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया गया है कि नहीं किया गया है। 2009 के बाद एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर पास करके ये बिल्कुल मैंडेट कर दिया था कि कोई भी ऐसा प्रपोजल जो स्टेट की ओर से एफएसी के पास गया हुआ है वो उसे तब तक एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक कि उसमें ये एक लेटर ना लिख के स्पेसिफाई किया गया हो कि जो ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, जो लोग जंगल में ट्राइबल्स रह रहे हैं, उनके सारे इश्यूज सेटल कर दिए गए हैं और ग्राम सभा ने अपना रिटन कंसेंट भी दे दिया है। अभी जो नए रूल्स आए हैं उन्होंने ग्राम सभा को भी बाहर कर दिया है कि ग्राम सभा का रिटन कंसेंट जरूरी नहीं है, वो एग्री है नहीं एग्री है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो ट्राइबल्स के साथ क्या होने वाला है इसका जिक्र नहीं है, दूसरा ग्राम सभा के कंसेंट को भी बाहर कर दिया गया है, इसलिए ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एनसीएसटी की बात करें तो ये 2004 में आर्टिकल 38 को अमेंड करके बनाया गया। पहले शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक ही कमीशन हुआ करता था। 2004 में आर्टिकल 338 ए ऐड करके शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग से कमीशन बनाया गया और इसके लिए संविधान में 89th अमेंडमेंट भी किया गया। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी सेफगार्ड एसटीज के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या बाकी के जो कानून बनाए गए हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज को इवेल्युएट भी करेंगे ये। इसमें होते हैं एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील यानी कि खुद से ही वो अपनी अथॉरिटेटिव अथॉरिटी में अपॉइंट करते हैं। ये भी प्रावधान है कि एक मेंबर का वुमेन होना जरूरी है। जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और बाकी के मेंबर्स होते हैं इनका टर्म 3 साल का होता है और ये 2 टर्म से ज़्यादा नहीं ले सकते। चेयरपर्सन को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक मिलती है, वाइस चेयरपर्सन की रैंक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की और बाकी मेंबर्स की रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के ओहदे के बराबर होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑनेस्टी शॉप्स के बारे में है। ऑनेस्टी शॉप्स को लगभग 15 स्कूलों में केरला के खोला गया है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। 2008 में लॉन्च किया गया था। जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स हैं, एनसीसी की तर्ज पर होते हैं, वो ही इसे खोलते हैं। इसमें बच्चों में एक सिविक सेंस लाया जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, चीट ना करें और आप जब सोसाइटी में जाएं तो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। इसमें क्या होता है कि बच्चे एक शॉप खोल लेते हैं जहां पर पेन, कॉपी, डायरी ये सब रखा होता है और उनके प्राइसेस आपको पता होते हैं। वहाँ कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई सेल्समैन नहीं होगा। आप जाओ वहाँ पर, आप जो भी सामान लेना चाहते हो लो और जो भी पैसे आपको पता है कि इसका ये प्राइस है वो आप प्राइस उसमें दे दो, खुद से दे दो, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये ऑनेस्टी दिखाने का एक तरीका है कि आप ऑनेस्ट बनेंगे सोसाइटी में जाने के बाद भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उनकी जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। वो लोग बोल रहे थे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे खिलाफ में केस चला रहा है कि हम प्राइवेसी के रूल्स जो लेकर आए हैं 2021 के वो सही नहीं है, आप उसको रोक दो, सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भैया हम तो ये नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया केस चलाएगा, अपना अवार्ड देगा और ये वो करेंगे, तो इसमें कोई रोक नहीं है, मतलब मामला चलता रहेगा। राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। राइट टू प्राइवेसी को कन्वेंशनली ऐसे माना जाता था, राइट टू बी लेट अलोन, अकेले रहो, ये प्राइवेसी है। केएस पुथुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में इसे और वाइड बनाया गया। इसे कहा गया ये फंडामेंटल राइट है और इनएलिनेबल है, जिसे लिया नहीं जाना चाहिए। फर्दर इसमें किसी भी ऐसी जानकारी को इंक्लूड कर लिया गया जो पर्सन नहीं चाहता कि पब्लिक डोमेन में जाए, मतलब इसकी एरिया को, इसकी विड्थ को बहुत बढ़ा दिया गया। ये राइट टू लाइफ का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21।
रिस्ट्रिक्शंस किस आधार पर लगाए जा सकते हैं? पहले तो स्टेट अगर कोई रिस्ट्रिक्शन राइट टू प्राइवेसी पे लगा रहा है तो उसके पीछे कोई एक लेजिस्लेटिव मैंडेट हो यानी कि कानून हो। दूसरा कि जो कानून हो वो एक लेजिटिमेट पर्पस को सर्व करता हो। और तीसरा कि जो कानून बनाकर राइट टू प्राइवेसी को रोका जा रहा है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कम आवश्यकता है राइट टू प्राइवेसी को रेगुलेट करने की लेकिन आप कर ज़्यादा रहे हो। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जितना एक व्यक्ति की प्राइवेसी को हिंडर करना चाहिए आप उतना ही करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। 2002 का कंपटीशन एक्ट इसको बनाता है। इसमें एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स होते हैं। काम बिल्कुल साफ है, कंपटीशन बना रहे, उसके एडवर्स इफेक्ट और प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट किया जाए, कंपटीशन को प्रमोट और सस्टेन किया जाए, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंडिया में इंश्योर किया जाए। देखिए, प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने राइट टू प्राइवेसी पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि ये किस आर्टिकल के एम्बिट में आता है, एंड द आंसर वाज आर्टिकल 21। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिशन लाइफ के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में मिशन लाइफ को यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस की प्रेजेंस में गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास अनवील किया, या फिर उनके प्रेजेंस में ही इसे लॉन्च किया गया। लाइफ का यहाँ पे फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे फॉलो करो कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में जब COP26 की मीटिंग हुई थी उस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। सिंपल सा मामला है, लोगों को, कम्युनिटीज को नज किया जाए, मतलब उनको पिंच किया जाए, उनसे कहा जाए देखो अपनी लाइफ को ऐसे अपनाओ कि एनवायरमेंट हार्म ना हो। और जो लोग ऐसा करेंगे उन्हें प्रो प्लैनेट पीपल कहा जाएगा। मिशन लाइफ मेजरेबल इम्पैक्ट चाहता है, समाज में इस तरीके से लाइफस्टाइल को ऑप्ट किया जाए कि हमें दिखे कि हाँ पर्यावरण के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कम से कम 1 बिलियन जो इंडियंस हैं और बाकी दुनिया के अन्य लोग इस तरीके की लाइफस्टाइल को फॉलो करें। टारगेट पीरियड है 2022 से 28 के बीच का। इंडिया में कम से कम 80% विलेज और अर्बन लोकल बॉडीज को कहा जाएगा कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को 2028 तक ऑप्ट कर लें। 5 साल का प्रोग्राम है ये, 3 लेवल पे काम करेगा। पहले लेवल पे हम इंडिविजुअल से कहेंगे कि आप ऐसी लाइफस्टाइल अपनाइए कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, और इसे आप डिमांड साइड कह सकते हो। सप्लाई साइड में हम इंडस्ट्रीज एंड मार्केट को बोलेंगे कि अगर लोग इस तरीके की लाइफस्टाइल अपना रहे हैं तो आप उस संबंध में जो भी सप्लाई होनी है आप वो करिए, मतलब इंडस्ट्रीज भी इस दिशा में काम करें। और तीसरा, सरकार ऐसी पॉलिसी मेकिंग करेगी कि इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को मदद मिले। इंप्लीमेंट किया जाएगा इसको नीति आयोग के द्वारा, वो इसे पायलट बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसमें अपना की रोल प्ले करेगी। ये P3 मॉडल पे वर्क कर रहा है, प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि PPP। और बेसिक प्रिंसिपल है लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट, बाय द प्लैनेट। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जैसा ही है। रिविजन करते हैं। HTT-40 इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट हेल ने इसको बनाया है, सही है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट प्राइम मिनिस्टर ने COP21 की मीटिंग के दौरान इसे मतलब लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, गलत है। इसे फ्रांस के पेरिस में नहीं बल्कि ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया था। ऑनेस्टी शॉप 2008 में इसे स्टार्ट किया गया स्टूडेंट पुलिस कैडेट के पार्ट के तौर पे, ये सही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, गलत है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।